नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा आज और बलिदान दिवस पर दिग्विजय नाथ पार्क में होगा कार्यक्रम। ड्रोन शो के कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है क्योंकि देश का ये सबसे बड़ा ड्रोन शो कार्यक्रम रहने वाला है। तो गोरखपुर के लिहाज से ये बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो बलिदान दिवस पर दिग्विजय नाथ पार्क में होगा कार्यक्रम। अब इस ड्रोन शो के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की जाएगी, क्या तैयारियां हैं और कब यह कार्यक्रम शुरू होगा, इसकी तमाम जानकारी हम लेंगे। लेकिन गोरखपुर के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन क्योंकि गोरखपुर में ही आज देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। बलिदान दिवस है, देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। ड्रोन शो का इतिहास बनेगा। आकाश में एक साथ 750 ड्रोन उड़ेंगे और ड्रोन शो का इतिहास बनेगा। 750 ड्रोन के जरिए संगीत सुनेगा और इसके अलावा लेजर लाइट की कलाबाजियां दिखाई देंगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले क्रांतिवीरों का चित्रमय वर्णन होगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज बड़ा ड्रोन शो होने वाला है। इस ड्रोन शो के माध्यम से क्या खास होगा वो हम आपको बता रहे हैं। आभा में आज़ादी की गाथा जीवंत होगी। 750 ड्रोन के जरिए श्रद्धांजलि दी जाएगी उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आसमान में वीर सपूतों की गाथा दिखेगी। ड्रोन शो के जरिए इतिहास बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ड्रोन शो में मुख्य अतिथि हैं और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री पहुंचने वाले हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शामिल होंगी। इसके अलावा जयवीर सिंह मंत्री हैं यूपी सरकार में ही, और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो तमाम बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ हरेंद्र दुबे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर के लिए बहुत बड़ा दिन। गोरखपुर को सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्यों चुना गया इस ड्रोन शो के लिए और क्या तैयारियां चल रही हैं। देखिए, गोरखपुर को इसलिए चुना गया है आज लेजर शो के लिए, खास तौर से शहीद अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल जैसे लोगों ने अपनी शहादत की उनकी गाथा गोरखपुर में लिखी गई। खास तौर से आज जो लेजर शो होगा लखनऊ में 500 ड्रोन कैमरे का कभी किसी सरकार में लेजर करतब दिखाया गया था और शो किया गया था और दिल्ली में 500 का हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा आज ड्रोन शो जो 750 ड्रोन एक साथ उड़ेंगे आसमान में और उनसे कलाकृति देखने को मिलेगी। खासतौर से शहीदों के चित्र, गोरक्षनाथ मंदिर के चित्र और वह अद्भुत नजारा देखने को कल हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। जिस तरह से कल ड्रोन शो का ड्रिल किया गया, उस ड्रिल को देखने के लिए कल अभी कार्यक्रम पूर्णतः पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन देखने वालों की भीड़ कल उमड़ चुकी थी और आज उसे देखने के लिए बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। आसमान में जब तिरंगा दिखेगा ड्रोन के माध्यम से और आसमान में जब वह कलाकृति अपने शहीदों की देखने को मिलेगी तो वह एक अद्भुत नजारा आज गोरखपुर में देखने को मिलेगा, क्योंकि बिस्मिल की यहीं पर फांसी दी गई थी गोरखपुर में। इसलिए इसे आज अमृत महोत्सव को मनाते हुए और आज जिस तरह से ये लेजर शो का दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजन किया गया है, वाकई ये भव्य आयोजन है और इसमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जयवीर सिंह सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री और आने की ये आशंका जताई जा रही है। वो लोग पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खासतौर से गोरखपुर की जनता सहित पूर्वांचल की जनता बड़े पैमाने पर वहां पहुंचने जा रही है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा ड्रोन शो होने वाला है। जिस प्रकार से
प्रैक्टिस में इतने सारे लोगों की भीड़ उमड़ी, तो जब फाइनल शो होगा तो कितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे? लोगों के पहुंचने की क्या व्यवस्था की गई है हरेंद्र दुबे, और कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? देखिए 5 बजे के बाद ये दिग्विजयनाथ पार्क रामगढ़ ताल झील के बगल में स्थित है दिग्विजयनाथ पार्क, वहाँ पर आयोजित कार्यक्रम होगा। और ख़ास तौर से लोगों के पहुँचने के लिए क्या वहाँ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित जिस तरह से आज इधर 6 सालों के अंदर में हुआ है, वाक़ई लोगों के आने-जाने के लिए असुविधा नहीं हो रही है। लोग बड़े पैमाने पर पर्यटन की दृष्टि से पूर्वांचल के अनेक जिलों से लोग आते हैं और आज भी आएंगे। और खास तौर से लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। 1500 से ऊपर कुर्सियां लगाई गई हैं लोगों को बैठने के लिए। चूंकि ये लेजर शो 35 मिनट का होगा और ड्रोन शो को देखने के लिए लोग सड़कों के माध्यम से और कुर्सियों पर बैठ करके, और खासतौर से जो मंच सजा है, मंच पर अधिकारी रहेंगे, मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री भी उस लेजर शो में शिरकत करेंगे। और आज के दिन सबसे बड़ी बात रही, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ड्रोन शो देश के किसी भी कोने में नहीं हुआ था जो आज गोरखपुर में होने जा रहा है। चलिए ठीक है हरेंद्र दुबे, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और आज हम दिखाएंगे आपको देश का ये सबसे बड़ा ड्रोन शो कैसा होने वाला है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, बात करें अगली बड़ी खबर की। लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे कानपुर देहात। पुलिस की हिरासत में मरने वाले बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव को बुलाया है। इरफान सोलंकी से भी मिलेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज अखिलेश यादव कानपुर देहात जाएंगे। इरफान सोलंकी से भी आज अखिलेश यादव मिलेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव बलवंत सिंह, जिनकी हिरासत में ही हत्या हो गई थी, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो पुलिस की हिरासत में मरने वाले बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव को बुलाया है। और अब गाजियाबाद से अगली खबर आपको बता दें, पुलिस कमिश्नरेट को अपराधियों की खुली चुनौती। लुटेरों ने प्लम्बर को गोली मारी है। शालीमार सिटी के एग्जिट गेट के बाहर गोली मार करके बाइक, मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। घटनास्थल से कुछ ही दूर पर है टीला मोड़ पुलिस चौकी। देर रात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। ड्यूटी खत्म कर वापस घर जा रहा था धीरज, और गेट से बाहर निकलते ही लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। घायल प्लम्बर को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देर रात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। और इस प्रकार से ये जो लूट की, चोरी की, डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। वो भी तब जब पुलिस चौकी के कुछ ही दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया हो। घायल प्लम्बर को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नरेट को अपराधियों की खुली चुनौती। लुटेरों ने प्लम्बर को गोली मारी है। यादराम भारती ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। यादराम भारती, बदमाश पुलिस कमिश्नरेट को खुली चुनौती दे रहे हैं और पुलिस की 24 घंटे की गश्त की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कैसे पूरी घटना हुई, बताएं। यादराम भारती, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मैं बता दूं कि जो गाजियाबाद में कमिश्नरी लागू हुई उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी। गाजियाबाद में जो क्राइम रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कमिश्नरी लागू होने के बाद भी जिस तरीके से बदमाश बेखौफ है, उससे लगता नहीं है कि कमिश्नरी को लेकर उनके मन में किसी भी तरह का कोई खौफ है। मैं बता दूं कि जो शालीमार सिटी है उसके गेट पर एक प्लम्बर को गोली मार दी गई और गोली मारकर उसका जो मोबाइल है और जो पैसे हैं वो लूट लिए गए। धीरज नाम का ये प्लम्बर शालीमार सिटी में काम करता था और देर रात अपनी ड्यूटी खत्म करके ये लौट रहा था, तभी बदमाश बाइक पर आए और बाइक पर आने के बाद इसको गोली मार दी और इससे जो इसके पैसे थे वो लूट लिए। खास बात यह है कि जो शालीमार जो चौकी है, जो टीला मोड़ चौकी है, वो बिल्कुल पास में ही थी जहां पर ये जो अंजाम है उसको दिया गया। जो नए कमिश्नर हैं
अजय मिश्रा, उनका साफ तौर पर कहना है कि रात में जो गश्त है वो बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन गश्त के बावजूद अगर इस तरह की वारदात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये काफी चिंताजनक विषय है। फिलहाल जो पुलिस है वो बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है और जो धीरज है उसको जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए यादराम भारती। अगली बड़ी खबर लखनऊ से बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए। जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध हुए रैन बसेरों की व्यवस्था का जिलाधिकारी निरीक्षण भी करे। निराश्रितों को और जरूरतमंदों को कंबल मिलेगा। समय से खरीद के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। कंबल खरीद में स्थानीय बुनकरों और उत्पादकों को वरीयता दी जाए। गुणवत्ता से कोई समझौता ना होना चाहिए। प्रदेश में तेजी से बढ़ते ठंड के मौसम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निराश्रित व बुजुर्गों, यात्रियों सहित आम जनजीवन की सुरक्षा और सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश निराश्रित जरूरतमंद लोगों को वितरित किए जाने के लिए सभी जिलाधिकारीगण कंबलों की खरीद समय से पूर्ण कर ले। कंबल गुणवत्ता पारक हो और उनकी मूल्य में एक रूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठंड से बचाव के लिए कंबल आदि सामग्री की खरीद में स्थानीय बुनकरों को वरीयता दी जानी चाहिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर, विदेशी दौरे में यूपी को निवेश के लिए कई प्रस्ताव आ रहे हैं। 5000 एकड़ में बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी। अमेरिका में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन कर लिया गया है। खाड़ी देशों से 50,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी का समावेश होगा। भारत में बदल जाएगी हायर एजुकेशन की तस्वीर। फॉल्कन एक्ट के साथ एमओयू साइन हो गया है। नोएडा में सेंटर बनेगा इसका। और स्टार कंसोर्टियम के साथ डाटा सेंटर का एमओयू हुआ है। सिंगापुर का एसएलजी कैपिटल भी डाटा सेंटर बनाएगा। जापान की सीको एडवांस लगाएगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और तमाम यूनिट्स लगने वाली हैं। इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, विदेश जाकर के जो तमाम मंत्री हैं विदेश में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, विदेशी निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं और इसका फायदा निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू हो गया है और कई जगह पर एमओयू साइन किए गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी सरकार का प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर है। हालांकि यह प्रतिनिधिमंडल धीरे धीरे वापसी करना शुरू हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और उसके अलावा 13 मंत्री, 33 वरिष्ठ आईएएस अफसरों की टीम विभिन्न देशों की यात्रा पर थी। और इसके जो फायदे हैं वो भी अब कहीं न कहीं दिखने शुरू हो गए। सीधे तौर पर 5,000 करोड़ रुपए की नॉलेज स्मार्ट सिटी बनेगी, जिसके लिए अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन हो गया है। जो खाड़ी देश है वहां से भी 50,000 करोड़ रुपए के करीब निवेश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रस्ताव है, जिसमें खासतौर पर इको टूरिज्म और साथ ही साथ में जो धार्मिक टूरिज्म है उससे जुड़े हुए प्रस्ताव है, जिसमें जो खाड़ी देश है वहां की कंपनियां यूपी में निवेश करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर निवेश होगा, जिसको लेकर कई देशों के साथ एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें स्टार कंसोर्टियम के साथ भी डाटा सेंटर को लेकर एमओयू हुआ है। सिंगापुर की कंपनी है एसएलजी, जिसके साथ डाटा सेंटर को का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं जापान की सीको एडवांस भी यूपी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। हालांकि ये नोएडा में लगेगी और ये करीब 850 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और इस तरीके के बहुत सारे प्रस्ताव पूरे विभिन्न देशों के दौरे के साथ प्राप्त हुए हैं, जिनको 22 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने वापस आने वाली टीमें रखेंगी। और कहीं न कहीं उन सारी चीजों के बारे में, उन विषयों के बारे में जो इस दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद बढ़ी है, उनके बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि 2023 फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बेहतर प्रदर्शन किया जाए और 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। जी
बिल्कुल, जो लक्ष्य रखा गया है उसके लिए कार्य भी हो रहा है और पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। ठीक है, एसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने की अब अपार संभावनाएं हैं और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का समावेश होगा तो आप समझ सकते हैं कि हायर एजुकेशन की तस्वीर भारत में क्या होगी। नोएडा को प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को प्राथमिकता दी गई है। फॉल्कन एक्ट के साथ नोएडा में MOU साइन हो चुका है, तो इसके लिए भी नोएडा में विशेष कार्य होगा। 5000 एकड़ में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनेगी और अब उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास की एक लहर देखने को मिलेगी। तो खाड़ी देशों से 50,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का समावेश होगा। गाजियाबाद से अगली खबर आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 15 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है बदमाश और बदमाश को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। 15,000 के इनामी बदमाश वारिस उर्फ गोलू से मुठभेड़ हुई है। ट्रोनिका सिटी के C10 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर में वांछित चल रहा था आरोपी बदमाश। गाजियाबाद के नेवाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है घायल बदमाश। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस की 15,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। ट्रोनिका सिटी के C10 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है और इसी के साथ साथ बताते चले, गैंगस्टर में वांछित चल रहा था आरोपी बदमाश। तो बड़ी खबर, गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र के का रहने वाला घायल बदमाश बताया जा रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों में जमकर हुई मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूर्वोत्तर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों को मेगा सौगात दी है। शिलांग को 2450 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। उमसावली में IIM शिलांग के नए कैंपस और शिलांग दिंगपसो रोड का भी उद्घाटन किया गया है। मेघालय में मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया है। मेघालय में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का भी उद्घाटन किया गया है। तुरा और शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखी गई है। आपको बता दें कि तवांग में भारत चीन झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा और मेघालय पहुंचे। शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए इस कार्यक्रम में। कहा, फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 साल में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखाया है। हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, हिंसा, नए प्रोजेक्ट को ठप करने और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदारी से कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन बीमारियों की जड़ें काफ़ी गहरी होती है, इसलिए मिलकर इन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वोत्तर को मेगा सौगात। विकास सिर्फ बजट, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन इन्हीं रिचुअल तक सीमित नहीं है। ये तो साल 2014 से पहले भी होता रहता था। फीते काटने वाले पहुंच जाते थे, नेताएं माला भी पहन लेते थे, जिंदाबाद के नारे भी लग जाते थे। तो फिर आज क्या बदला है? आज जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है।
हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है। बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। विकास सिर्फ बजट, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त 1395 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रदेश का युवा निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त होकर सेवा के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है और ये सभी शिक्षक लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित हुए हैं। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज यूपी की किसी भी भर्ती में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लग सकता। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, तो उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पाठ रहे होंगे, प्रयास किए होंगे। बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। और अब तो राष्ट्रीय स्तर की वे निष्पक्ष एजेंसियां जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती हैं, वे भी इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से घट करके केवल 2% तक सीमित रह गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।